हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। और मुझे लगता है कि आपको वीडियो से काफ़ी मदद मिल रही होगी। और जैसा भी आपको लगता है जो मुझे आगे वीडियो जिस पर बनाने चाहिए तो आप प्लीज़ उस पर मुझे कमेंट में बता सकते हैं या फिर मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। तो आइए हम नया लेसन शुरू करते हैं। पहला जो आपको 3 मार्कर इसमें दिखाई दे रहा है वो है म्यूचुअल फंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड का जो क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है 3 मार्कर में, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। ठीक है, तो पहला है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के अंतर्गत जन साधारण के निवेश योग्य धन को ऐच्छिक आधार पर एकत्रित करके, ठीक है, आपको 2-3 चीज़ें इसमें याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जो जन साधारण लोग हैं, जो नॉर्मल जो पीपल हैं हमारे, ठीक है, कॉमन पीपल जो हैं, उनका निवेश योग्य धन, ठीक है, जो निवेश करने योग्य हो धन, मतलब जो किसी भी व्यक्ति ने अपनी बचत में रखा हो या फिर वो जितना कमाता है उसने उसमें से सेव किया हो, ठीक है, तो उसको वो ऐच्छिक आधार पर, मतलब उसकी इच्छा है अगर, तो वो एकत्रित करके विनियोग, मतलब कि इन्वेस्टमेंट के बेहतर अवसरों में उसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स की कुछ कंपनीज होती हैं तो हम उनको अपनी बचत का कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड में लगाने के लिए देते हैं और वो लोग इसको फिर क्या करते हैं, विनियोग करते हैं, उसको अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो निवेश कहाँ पर करना है, हमने उनको पैसा दे दिया, जो म्यूचुअल फंड कंपनी जो चला रही है हमने उसको पैसा दे दिया, अब वो डिसाइड करेंगे कि इस पैसे को उन्हें कहाँ पर निवेश करना है। ठीक है, तो इनकी स्थापना प्राय निवेश संबंधी निर्णय लेने वाली दक्ष वित्तीय संस्थानों द्वारा की जाती है। ठीक है, जो निवेश संबंधी निर्णय लेने में दक्ष हैं, योग्य हैं, ठीक है, तो वो लोग इस तरह के स्थापना करते हैं म्यूचुअल फंड। तो हम उनको छोटी छोटी बचत इकट्ठी करके दें और वो हमारे जो पैसा है उसको अलग अलग जगहों पर निवेश करते हैं, फिर उस निवेश से वो पैसा कमाएंगे और उसमें से हमें हमारा हिस्सा मिल जाता है। ठीक है, तो भारत में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इस प्रकार की अनेक कंपनियां हैं जो म्यूचुअल फंड जिन्होंने स्थापित किए हैं। ठीक, सेकेंड है आपका प्रतिभूति। जो प्रतिभूति है उसको 2 तरीके से प्रयोग किया जाता है। पहला तो ये प्रपत्रों के रूप में प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर जैसे कि हम वित्तीय परिसंपत्तियाँ जैसे कि शेयर, डिबेंचर या अन्य जो ऋण पत्र हम खरीदते बेचते हैं, तो वो जो प्रपत्र होते हैं उसको भी हम कभी सिक्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, और एक सेकंड जो इसका यूज़ है सिक्योरिटी वर्ड का, वो बैंकों में किया जाता है। जब भी हम बैंक से कोई ऋण लेते हैं तो ऋण लेने के एवज में हम जो भी सिक्योरिटी वहाँ पर रखते हैं तो उसके संदर्भ में भी सिक्योरिटी वर्ड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो 2 प्रकार से इसका यूज़ होता है। पहला शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट में सिक्योरिटी मतलब शेयर, डिबेंचर या जो भी ऋण पत्र हम वहाँ से लेते हैं उसको सिक्योरिटी बोलते हैं। सेकेंड वर्ड जो है, सेकेंड जो जहाँ पर यूज़ होता है वो होता है बैंकिंग क्षेत्र में, जहाँ पर जब हम ऋण लेते हैं तो उसके बदले में हम जो भी चीज़ उनको सिक्योरिटी के रूप में देते हैं तो उसे भी हम सिक्योरिटी या प्रतिभूति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तिगत प्रतिभूति, पर्सनल सिक्योरिटी। ठीक है, अब जैसा कि हमने ऊपर देखा कि 2 यूज़ करते हैं, एक बैंकों में और एक शेयर मार्केट में। तो ये जो व्यक्तिगत प्रतिभूति है, पर्सनल सिक्योरिटी है, ये बैंकिंग वाले क्षेत्र में इसको यूज़ किया जाता है। जब भी हम कोई ऋण लेने जाते हैं तब हम हमारे, देखिए, जब भी हम ऋण लेने जाते हैं तो हमें सिक्योरिटी रखनी पड़ती है वहाँ पर, हमें उसके बदले में या तो हमारा मकान है हमारे पास या कोई ज़मीन है तो उसके कागज़ वहाँ पर रखने पड़ेंगे सिक्योरिटी के रूप में, ताकि उनको ये विश्वास हो कि अगर हम ऋण नहीं चुका पा रहे हैं तो कल से अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो उस चीज़ को, उस सिक्योरिटी को नीलाम करके वो संपत्ति या जो भी पैसा उन्होंने हमको दिया है वो उसको वापस ले सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी हमको देनी पड़ती है। तो व्यक्तिगत मतलब क्या होता है कि जो छोटे मोटे ऋण रहते हैं जहाँ पर हमको कम पैसा लेना पड़ता है, तो वहाँ पर कोई तीसरे व्यक्ति की या फिर ऋण लेने वाला, या तो जो ऋण ले रहा है उसकी या फिर कोई तीसरे व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रतिभूति को स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत प्रतिभूति मतलब क्या होता है कि जिसको ऋण दे रहे हैं उसका चरित्र कैसा है, उसके पास संपत्ति कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है, मतलब वो कहाँ जॉब कर रहा है, तो उसके आधार पर उसी को सिक्योरिटी मानकर ऋण दे लिया जाता है। तो उसको बोलते हैं पर्सनल सिक्योरिटी।
किसी व्यक्ति को पर्सनली रूप से सिक्योरिटी मानकर उसको ऋण दे दिया अगर, तो वो कहते हैं व्यक्तिगत प्रतिभूति। ठीक है, नेक्स्ट है दृश्य अथवा मूर्त प्रतिभूति, मतलब टेंजिबल सिक्योरिटी। टेंजिबल मतलब क्या होता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा कि ऋण की जब वसूली करनी होगी हमको, तो उस प्रतिभूति को बेचकर की जा सकती। ठीक है, अब ये वाली जो है ये एक तरीके से इनटेंजिबल है। ठीक है, क्योंकि उस व्यक्ति के चरित्र के आधार पर हमने ऋण दे दिया। ठीक, तो उसको चरित्र को बेचकर तो पैसा नहीं आएगा, ये इनटेंजिबल है, ये सिर्फ हमें महसूस हो सकता है कि उसका चरित्र कैसा है, लेकिन हम उसके चरित्र को जाकर छू तो नहीं सकते। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि इस प्रकार का आएगा जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कि कोई शेयर है, कोई डिबेंचर है, कोई सरकारी प्रतिभूति है, गुड्स हैं, जीवन बीमा पॉलिसी है, ये सब चीज़ें हैं जिसको हम टेंजिबल सिक्योरिटी के रूप में देखते हैं। ठीक है, जिसको बेचकर हम ऋण की वसूली कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक प्रतिभूति, प्राइमरी सिक्योरिटी। ठीक है, प्राइमरी सिक्योरिटी मतलब वो होता है जो ऋण को मुख्यतः सुरक्षित करती है। ठीक है, और जिसके बदले में, जिस ऋण के बदले में जो मुख्य रूप से जो सिक्योरिटी दी जाती है उसको बोलते हैं प्राथमिक सिक्योरिटी। ठीक है, यह प्रतिभूति ऋणी द्वारा ही प्रदत्त की जाती है। जिसने पैसा उधार लिया है, जो लोन ले रहा है, वो खुद इस प्रकार की सिक्योरिटी देता है और उस ऋण के बदले में उसको जो मुख्य रूप से सिक्योर कर रही है उसे कहते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। ठीक है, सेकेंड है समपार्श्विक प्रतिभूति या फिर कोलेटरल सिक्योरिटी। इसका मतलब ये क्या होता है कि इसके प्राथमिक प्रतिभूति के अलावा कोई अतिरिक्त सिक्योरिटी अगर ऋणी से प्राप्त की जा रही है तो। ठीक है, यह प्रतिभूति तृतीय पक्षकार द्वारा उसकी जमानत स्वरूप अथवा ऋणी द्वारा अन्य प्रतिभूतियां प्रदान करके उपलब्ध की जाती। ठीक है, जो मुख्य रूप से जो हमने दिया उसके अलावा कुछ अलग से भी हम उसको दे रहे हैं तो वो कहलाती है समपार्श्विक प्रतिभूति, कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, जैसे तृतीय पक्षकार द्वारा उसकी जमानत, उसकी गारंटी ले लेना, कोई तीसरे पक्ष ने उसकी गारंटी ली कि अगर ये लोन नहीं दे पाएगा तो मैं दूंगा। ठीक है, तो वो कहलाएगा फिर कोलेटरल सिक्योरिटी। बिल ऑफ लेडिंग, ये जो होता है, जो मुख्यतः आयात निर्यात का जो व्यापार करते हैं तो मुख्यतः जहाज़ों से होता है। तो जहाज़ों में क्या होता है कि जहाज़ में हमने बहुत सारा सामान लाद दिया है, अब उसको एक देश से दूसरे देश में जाने में समय लगता है। ठीक, तो हमने जो सामान इतना सारा दे दिया है तो उसके बदले में जो भी कंपनी रहती है जिसने हमारा सामान उसके जहाज़ में रखवाया है, तो वो हमें एक रसीद देता है बनाकर कि इतना इतना सामान दिया है। ठीक है, उसमें माल का विवरण रहेगा, लदान की तिथि मतलब जब उसको लोड किया है तब, माल पहुंचेगा कहाँ पर, वो ये सब तथ्यों का उसमें पूरा विवरण रहता है। तो इस तरह के जो बिल रहते हैं उसको जब हम बैंक में दिखाते हैं कि देखिए हमारा इतना सारा सामान है, तो बैंक को एक तरीके से सिक्योरिटी मिल जाती है कि हाँ ठीक है, आपके पास इतना सामान है और ये पहुंचने वाला है, मतलब आपके पास पैसा आने वाला है। तो उसके आधार पर जो बैंक्स होते हैं वो आपको ऋण दे देते हैं। ठीक है, तो वो जो जहाज वाले जो हमको ये सब चीज़ों का, तथ्यों का विवरण प्रदान करते हैं, एक लिस्ट देते हैं, उसको बोलते हैं लदान बिल, बिल ऑफ लेडिंग। ठीक, नेक्स्ट है सरकारी प्रतिभूति। ठीक, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है, जो दूसरी कंपनीज होती हैं, है ना, जॉइंट सेक्टर होते हैं, तो वो देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर सरकारी प्रतिभूति मतलब सरकार को अगर किसी प्रकार का कोई ऋण चाहिए होता है या सरकार को कोई पैसा इकट्ठा करना है तो सरकार खुद अपनी सिक्योरिटीज बाजार में लेकर आती है। ठीक है, जो कि वो किसके माध्यम से लाती है, हमने पहले भी देखा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से लेकर आएगी और वो सरकारी प्रतिभूतियों का OMO में आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो सरकारी प्रतिभूतियां वे होती है जो सरकार द्वारा लाई जाती है और इसका मूल्य जो होता है वो स्थिर रहता है और ये सुरक्षित मानी जाती है। उसके अंदर आप लिख सकते हैं कि कौन कौन सी आएगी, जैसे सरकारी प्रतिज्ञा पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय बचत योजना, वाहक बंधक, ये सब इस प्रकार में आते हैं। ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियों के प्रकार है। ठीक, करेंसी तथा चलन मुद्रा तिजोरी, जिसको बोलते हैं हम करेंसी चेस्ट। ठीक है, तो ये एक प्रकार के बॉक्स होते हैं। ठीक है, जो तिजोरियां होती है वो एक प्रकार के बॉक्स होते हैं। तो इनमें धात्विक सिक्के और नए और पुराने पुनः जारी कर सकने योग्य करेंसी नोटों का भंडार रखा जाता है। ठीक है, ऐसे नोट जो चलन में हैं अभी और जो
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुख्यतः इसको रखता है, तो वो ऐसे नोट्स को इसके अंदर रखता है जो पुनः बाजार में चलाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी तिजोरियां रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सरकारी खजाने, उप खजाने द्वारा संचालित की जाती। ठीक है, ये अपने पास एक बॉक्स रखते हैं जिसमें सारा ये पैसा रखते हैं जिसको पुनः चलाया जा सकता है। ठीक है, तो करेंसी तिजोरी में इस तरह रखे जाने वाले नोटों का संपूर्ण भंडार जो रहता है वो संपूर्ण देश में फैला रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है सावधि जमा, टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब एक तरह से होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। जो हम नॉर्मली डिपॉजिट करते हैं तो हम उसको कभी भी हमारे पैसे को निकाल लेते हैं, लेकिन टाइम डिपॉजिट में एक निश्चित अवधि के लिए हम राशि को बैंक में जमा करते हैं। ठीक है, निश्चित अवधि के लिए जमा करेंगे और वो अवधि खत्म होने पर ही हमको रिपेबल होगी। उसके पहले अगर हम निकालते हैं तो कुछ पेमेंट हमारा कटता भी है। ठीक है, तो ऐसी राशियों पर हमको ऊंची दर से ब्याज भी मिलता है और मुख्यतः ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जमा होते हैं और इन्हें आवर्ती जमा खाता या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, ये था टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में जो हम हमारा जो सेविंग अकाउंट मुख्यतः खुलवाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जब जाते हैं, जब जाकर जमा कर देते हैं, जब मन पड़ता है जब वापस लेकर उसमें से आ जाते हैं। बैंक हमको मना नहीं कर सकती, तो उसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, समस्त जमा राशियां जो जमा करता अपनी इच्छा अनुसार चाहे जब वापस ले सकता है। तो दो प्रकार होते हैं इसमें, या तो आप करंट अकाउंट खुलवा लो या सेविंग अकाउंट खुलवा लो, तो उसके अंदर हम इस तरह से जमा करवा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है, अब इसमें भी देखिए जो सेविंग बैंक अकाउंट है वो और करंट अकाउंट ये दोनों अलग अलग होते हैं। बचत बैंक खाता उन व्यक्तियों के लिए जो अपनी भावी आवश्यकताओं को पूरे करने अपनी वर्तमान आय का कुछ भाग बचा कर रखना चाहते हैं। ठीक है, जैसे जो नॉर्मल पीपल होते हैं जो बड़ी बड़ी जिनको डील नहीं करनी होती, ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करने होते हैं, जो सिर्फ अपनी सेविंग्स रखते हैं, तो वो मुख्यतः बचत बैंक खाता खुलवाते हैं और जो भी उनकी सेविंग्स रहती है वो वहाँ पर जमा करके आते रहते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली जो करके आते हैं तो वो हमारा सेविंग बैंक अकाउंट होता है। हम जो राशि जमा करते हैं उसमें कुछ ब्याज भी हमको मिल जाता है। ठीक है, एक होता है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में क्या होता है, इस प्रकार के अकाउंट में कितनी भी बार, एक दिन में ही कितनी भी बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा बार ट्रांजैक्शन नहीं करते, फिर चार्जेस लगते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बार हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और जो करंट अकाउंट होता है मुख्यतः ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है जिन्हें बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन लगते हैं वो करते हैं, और जमा राशि पर यहाँ पर कोई ब्याज भी इन्हें नहीं मिलता है। मुख्य जो डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ पर हमको ब्याज मिलता है, यहाँ पर नहीं मिलता है। इवन यहाँ पर करंट अकाउंट खुलवाने के लिए कुछ सेवा शुल्क भी आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसका जो है बेसिक डिफरेंस है।